यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने 2 सक्सेसफुल यूनिट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के खत्म किए हैं। आज से हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज से 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अहम मॉड्यूल प्रोसेसर का बताता है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर बहुत ही साफ शब्दों में ये लिखा है कि ये पूरा का पूरा यूनिट कंट्रोल यूनिट के बारे में बताता है कि ये क्या है, ये कहाँ पर रखा गया है प्रोसेसर में, ये क्या काम करता है, किस तरह से कितने टाइप के ये डिजाइन होते हैं। ये सारी जानकारी हम इस यूनिट में प्राप्त करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यूनिट 3 के कंप्लीशन पर हम पूरा प्रोसेसर मॉड्यूल खत्म कर चुके होंगे। मतलब हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, जो प्रोसेसर है, वो यूनिट 3 के कंप्लीशन पे पूरा खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 4 में हम मेमोरी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेमोरी क्या होती है, कैसी होती है। फिर यूनिट 5 में हम आईओ करेंगे। जब हम 5 यूनिट खत्म करेंगे तो आप समझेंगे कि एक कंप्यूटर किन किन मॉड्यूल्स के साथ बनाया गया है, ये मॉड्यूल्स कहाँ पर होते हैं मशीन के अंदर, ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। लेकिन इंस्ट्रक्शंस समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये टॉपिक हम इस यूनिट में पढ़ क्यों रहे हैं और ये कौन सा मॉड्यूल के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने एक फिगर ड्रॉ करा है। ये फिगर बिल्कुल वही मिलता जुलता फिगर है जो मैंने यूनिट 1 के वीडियो लेक्चर में अपलोड करा था, जहां पर मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम या बेसिक मॉड्यूल्स जिनसे आपका कंप्यूटर बनाया गया है, हमने इसके ऊपर जानकारी ली थी। मैं आपको एक बार दोबारा वो चीज रिवाइज कराना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, हमें ये पूरा टॉपिक और उसके मिलते जुलते कई सारे कनेक्टेड टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। तो ये देखिए, जो मैंने फिगर आज अभी ड्रॉ करा है बोर्ड के ऊपर, ये बताता है मेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ माय कंप्यूटर। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें मुख्यतः मशीन कैसे बनाया गया है, किन कंपोनेंट्स के साथ बनाया गया है, इसके बारे में जानकारी देता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मशीन है वो मुख्यतः प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट से बनाया गया है। प्रोसेसर एक ऐसा मॉड्यूल है जो सारे मेरे इंस्ट्रक्शंस को, मेरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये वो मॉड्यूल है जहां पर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। ये वो मॉड्यूल है जहां पर चीजें स्टोर होती हैं। मेमोरी इज अ स्टोरेज प्लेस। ये ऐसा मॉड्यूल है आईओ जहां से डाटा मशीन के अंदर लाया जाता है और रिजल्ट को मशीन से बाहर दिया जाता है। तो तीनों मुख्यतः मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल जो बाहर का डाटा अंदर कर रहा है, अंदर का डाटा बाहर कर रहा है। एक वो मॉड्यूल जो उस डाटा पे काम करके मुझे रिजल्ट दे रहा है। एक वो मॉड्यूल जिसने मेरे डाटा को स्टोर किया हुआ है। इन 3 मुख्यतः मॉड्यूल्स के साथ ही मेरा कंप्यूटर बनाया गया है। और हमने जो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स देखे, हमने इसी सीक्वेंस में देखे हैं। सबसे पहले हमने प्रोसेसर मॉड्यूल को ही स्टार्ट करा है। लेकिन देखिए, अगर मुझे प्रोसेसर मॉड्यूल समझना है तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। अंदर वो छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स के साथ बनाया गया है, जैसे एएलयू, जैसे कंट्रोल यूनिट, जैसे रजिस्टर। मतलब अगर मुझे प्रोसेसर समझना है तो मुझे पहले अंदर के छोटे छोटे मॉड्यूल्स को समझना पड़ेगा कि ये मॉड्यूल्स क्या काम करते हैं, ये आपस में कैसे बात करते हैं और इन मॉड्यूल्स की भूमिका क्या है प्रोसेसर में। तभी हमें पूरी जानकारी प्रोसेसर के बारे में मिल सकती है। तो इसीलिए हमने यूनिट 1 में बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ सिस्टम देखे थे। फिर जब हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हुआ, हमने प्रोसेसर मॉड्यूल से शुरुआत करी
क्योंकि देखिए प्रोसेसर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और अगर आप फिगर में भी देखेंगे तो ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है। इसमें 3 छोटे छोटे मॉड्यूल्स है, जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, जैसे कि रजिस्टर। तो इसको हम एक यूनिट में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमने यूनिट 2 में सिर्फ एएलयू पढ़ा था। एएलयू में आपने क्या सीखा? एएलयू में हमने देखा कि एएलयू मॉड्यूल कैसे डिजाइन किया जाता है, अरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट, अलग अलग मॉड्यूल्स को डिजाइन करके उसको इंटीग्रेट करके फिट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा एडर्स किसे कहते हैं, हमने ये भी देखा कि मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम्स कैसे करते हैं हम, बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम कैसे करते हैं, अरे मल्टीप्लायर्स कैसे करते हैं, फिर हमने डिवीजन एल्गोरिथम्स भी देखे। ये सब एएलयू ही करता है। उसके साथ हमने लॉजिक ऑपरेशंस भी देखे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, और हमने एक प्रॉपर एएलयू डिजाइन करना भी सीखा मशीन का। देखिए एएलयू तो एग्जीक्यूट करता है, मतलब मैंने उसको बोला A 10 है, B 20 है और इन दोनों के बीच में प्लस करना है, तो अरिथमेटिक सर्किट ट्रिगर करके प्लस करके रिजल्ट दे देगा। लेकिन उसको डेटा दे कौन रहा है? पॉइंट नंबर 1, उसको कौन बता रहा है कि 10 और 20 को ऐड करना है? पॉइंट नंबर 2। तो इन चीजों के लिए देखो अरिथमेटिक सर्किट वही करता है जो उसको दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि आपको एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको डेटा भी दिया जाता है, उसको उस डेटा पे क्या काम करना है वो भी बताया जाता है। वो सिर्फ उस चीज को करके रिजल्ट दे देता है, क्योंकि उसके पास ऐसे सर्किट्स बने हुए हैं। आपने देखा होगा, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो यूनिट 2 में हमने बड़े सारे एल्गोरिथम्स देखे, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, साइंड, अनसाइंड, फ्लोटिंग पॉइंट, सब देखा हमने। इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक सर्किट के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो ये सारे कैलकुलेशंस कर सकता है। लेकिन ये इकलौता यूनिट काफी नहीं है प्रोसेसर के लिए, क्योंकि उसको कौन बताएगा कि मुझे अभी अरिथमेटिक करना है, मुझे अभी लॉजिक करना है, मुझे इतने टाइम में ही करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन मैं 10 घंटे के लिए करूंगी वो एक ही प्रोग्राम, नॉट पॉसिबल। कौन है जो मेरे सर्किट्स को बता रहा है कि आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है और आपको एडिशन करना है? तो ये हमें कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि प्रोसेसर के अंदर कुछ एक ऐसा मॉड्यूल भी है जो ना कि सिर्फ बताता है एएलयू को कि क्या करना है, वो ये भी बताता है कि कितनी देर में करना है। मतलब एक ऐसा सर्किट जो टाइमिंग और कंट्रोल दोनों सिग्नल्स जनरेट करे। ऐसे यूनिट को ही हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं मशीन का, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए जब भी मेरे पास कोई भी प्रोग्राम मैं मशीन को इनपुट आउटपुट से दे रही हूं, मशीन के अंदर कीबोर्ड के जरिए हम डेटा को टाइप कर रहे हैं, जैसे ही ये मेमोरी में सेव होगा और प्रोसेसर में लाया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन, सीक्वेंस देखिए क्या होता है, वो स्ट्रेट अवे एएलयू में नहीं आता, क्योंकि एएलयू को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो सबसे पहले रजिस्टर में स्टोर होगा, उसके बाद कंट्रोल यूनिट आएगा एक्शन में, वो बताएगा कि ये डेटा इस रजिस्टर से लो और इस सर्किट को ट्रिगर करो, इतने टाइम के लिए परफॉर्म करो और बाहर रिजल्ट दे दो। तो कंट्रोल यूनिट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर के अंदर। दैट इज व्हाई द नेम इटसेल्फ इज कंट्रोल यूनिट। दैट मीन्स it is that sub module of the processor that controls all the operations happening inside the processor। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये हार्डवेयर है? बिल्कुल हाँ, ये हार्डवेयर है। जैसे कि आपके अरिथमेटिक सर्किट डिजाइन हुए हैं, जैसे आपके लॉजिक सर्किट डिजाइन हुए हैं, वैसे ही कंट्रोल यूनिट भी डिजाइन होता है। 2 तरह के कंट्रोल यूनिट डिजाइन होते हैं, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। हम दोनों ही पढ़ेंगे इस यूनिट में। वो दोनों क्या काम करते हैं, किसके क्या एडवांटेजेस है, किसके क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सब कुछ देखेंगे। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है प्रोसेसर के अंदर कि वो
टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल को जेनरेट करे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। इसका मतलब क्या है? मतलब ना कि सिर्फ एएलयू को ये बताना कि उसको क्या करना है, उसको ये भी बताना कि कितनी देर में करना है। तो ये कौन जनरेट कर रहा है आपके लिए? कंट्रोल यूनिट। तो इसीलिए हम इसको प्रोसेसर के दूसरे मॉड्यूल में पढ़ते हैं। जब हम कंट्रोल यूनिट अच्छे से समझ जाते हैं तब हमें समझ आता है कि ये दोनों जो है, जो कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है प्रोसेसर का, ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। मतलब ये एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ये एग्जीक्यूट करता है, ये बताता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है, कितनी देर में एग्जीक्यूट करना है। सो देयर हैज टू बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगा कंट्रोल यूनिट का? इट इज दैट मॉड्यूल ऑफ द प्रोसेसर विच जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ये है कंट्रोल यूनिट का डेफिनेशन। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कंट्रोल यूनिट की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो प्रोसेसर होता है मशीन का, ये प्रोसेसर का आर्किटेक्चर हर मशीन में सेम होगा। मतलब अगर आप एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर लेंगे, अगर आप एक डेस्कटॉप का प्रोसेसर लेंगे, तो आप जब उस प्रोसेसर को खोलेंगे तो आपको यही मॉड्यूल्स दिखेंगे। मतलब आर्किटेक्चर सेम है। एएलयू मिलेगा, कंट्रोल यूनिट मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा। चेंज क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक एएलयू है या दो एएलयूज है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है या माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है, 4 रजिस्टर है या 8 रजिस्टर है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1 में। तो जैसा कि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि और प्रोसेसर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो भी प्रोग्राम आप मशीन को दे रहे हो और आपके मशीन के अंदर अगर एसपीओ का प्रोसेसर है तो मतलब प्रोग्राम पहले मेमोरी में सेव होगा, फिर प्रोसेसर में लाया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। ये एसपीओ का थंब रूल है। मतलब ऐसे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम जब मैं मशीन को दे रही हूं और अगर आपका मशीन जीआरओ का प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। आर्किटेक्चर उसका सेम हो सकता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकता है मशीन टू मशीन। एक डेस्कटॉप के कंप्यूटर में हो सकता है एसपीओ का प्रोसेसर हो, एक लैपटॉप में शायद जीआरओ का प्रोसेसर हो, वो डिफर कर सकता है। तो अगर मैंने एक मशीन को एक ऐसा प्रोग्राम दिया जिसके पास जीआरओ का प्रोसेसर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम पहले मेमोरी में सेव करे और फिर प्रोसेसर में लाए एग्जीक्यूशन के लिए, जो जैसा एसपीओ में करते हैं हम। ये डायरेक्टली आ सकता है जीआरओ के प्रोसेसर में फॉर एग्जीक्यूशन। ऐसे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और एसपीओ के प्रोसेसर में जो कंट्रोल यूनिट होता है, होगा कंट्रोल यूनिट, क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर्स कभी नहीं बदलते, आर्किटेक्चर हमेशा सेम होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी एक एग्जाम्पल दिया था। अगर मैं घर की बात करूं तो सब घर का आर्किटेक्चर सेम रहेगा। मतलब दीवारें, छत, फ्लोरिंग, सब वो हर घर का आर्किटेक्चर है। लेकिन मेरे घर में हो सकता है 8 कमरे हैं, आपके घर में हो सकता है 10 कमरे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका घर है, ये मेरा घर है। तो वो मैंने एग्जाम्पल दिया था जब मैंने यूनिट 1 में आपको आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिफरेंस बताया था। तो यहां पर भी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर हर जगह सेम है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है। तो अगर मैं एसपीओ के प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो मेरे पास जो कंट्रोल यूनिट है वो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है। हार्ड वायर्ड का मतलब प्रॉपर सर्किट्स होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, उनके साथ हम प्रॉपर कंट्रोल यूनिट डिजाइन करते हैं। अगर आपके प्रोसेसर जीआरओ बेस्ड है
तो वैसे जीआरओ प्रोसेसर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होगा वो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट होगा, मतलब लेस ऑफ सर्किट्स। मतलब मैं सिर्फ एक कंट्रोल वर्ड को प्रोग्रामिंग के जरिए कंट्रोल यूनिट का चलाऊंगी। मतलब कंट्रोल यूनिट की जो फंक्शनैलिटी है मैं सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कंट्रोल करूंगी। तो जब आप सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कंट्रोल करते हो तो आपका हार्डवेयर मिनिमाइज हो जाता है, जो कि होता है जीआरओ के प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में। और तीसरा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्टैक है, जो कहता है कि जितने भी आपका डेटा है वो डेटा को आप मेमोरी का हिस्सा बनाओ। मतलब रजिस्टर्स को अननेसेसरी ऑक्यूपाई मत करो डेटा के साथ, उसके लिए मेमोरी में एक अलग जगह बनाओ जिसको स्टैक कहते हैं। और सारा जो डेटा है, डेटा से मेरा मतलब जैसे वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, इन सबको अननेसेसरी रजिस्टर में जगह ऑक्यूपाई मत करो। यू कैन यूज रजिस्टर्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। डेटा को आप स्टैक में डालो। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताता है? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे प्रोसेसर के पास 3 बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। या तो हम एसपीओ में हो सकते हैं, या तो हम जीआरओ में हो सकते हैं, या तो हम स्टैक में हो सकते हैं। मुझे ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंट्रोल यूनिट तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा। लेकिन अगर मैं एसपीओ में हूं तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है, अगर जीआरओ में हूं तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है। तो इसीलिए मुझे जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस है क्या। तभी मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर दी है आपको। आशा करती हूं कि आपको प्रोसेसर से जुड़े हुए मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी और कितने तरह के प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस और टास्क ये सब मिलते जुलते वर्ड्स लगते हैं, लेकिन बहुत अंतर है सब में। प्रोग्राम वो होता है जहां पर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप किया जाता है, लाइक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एक प्रोग्राम है, जहां पर ए की वैल्यू लूंगी, बी की वैल्यू लूंगी, ऐड करूंगी, प्रिंट करूंगी। ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है। जब इन इंस्ट्रक्शंस को मैं क्लब कर देती हूं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। मशीन के पास प्रोग्राम ही आता है, लेकिन मशीन प्रोग्राम पे काम नहीं करता। मशीन प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं डिपेंड करता है कि क्या ये एसपीओ के प्रोसेसर में है, या जीआरओ के प्रोसेसर में है, या स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसर में है। उसके अकॉर्डिंगली उन इंस्ट्रक्शंस का एक फॉर्मेट बनता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूं ये फॉर्मेट क्यों जरूरी है। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगी। देखिए, अगर मैं मशीन को एक फॉर्मेट नहीं दे रही हूं इंस्ट्रक्शंस का, तो इससे क्या होगा? मान लीजिए मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया क्लास में, मैंने उसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया। फॉर्मेट का मतलब मैंने बताया नहीं कि मुझे किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस और आंसर्स चाहिए। एक होता है बिना फॉर्मेट का। दूसरी क्लास में मैंने एक फॉर्मेट दिया। फॉर्मेट में मैंने बोला यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोग्राम होना चाहिए, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर आपका कोड होना चाहिए, आपको डेट मेंशन करनी चाहिए, अपना नाम मेंशन करना चाहिए, अपना कोर्स मेंशन करना चाहिए। ये एक फॉर्मेट मैंने एक क्लास को दिया। दूसरी क्लास में मैंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया। तो अब क्या होगा आप जरा सोचिए। जिस क्लास में मैंने फॉर्मेट दिया होगा वहां पर मुझे पता है कि हर बच्चे की कॉपी में मुझे वही सीक्वेंस मिलेगा, चाहे उसने सही करा हो गलत करा हो, लेकिन सीक्वेंस सेम मिलेगा। लेफ्ट साइड पे डेट मिलेगी, तो हर बच्चे की कॉपी में लेफ्ट साइड पे डेट मिलेगी। अब मान लीजिए वही चीज मैं दूसरे सेक्शन में जो असाइनमेंट दिया उसकी कॉपीज चेक कर रही, तो हो क्या रहा है? हो सकता है किसी बच्चे ने लेफ्ट साइड पे डेट मेंशन करी, हो सकता है किसी बच्चे ने राइट साइड पे मेंशन करी। तो हो क्या गया? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। तो प्रॉब्लम क्या होती है? जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती वहां पर चीजें ढूंढनी पड़ती है
कि कहां पर बच्चे ने डेट लिखी, कहां पर बच्चे ने टाइटल लिखा, कहां पर बच्चे ने सॉल्यूशन करा, तो ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट होगा। यही चीज लागू होती है मेरे मशीन्स के लिए भी। देखिए, मशीन के पास तो एक प्रोग्राम आया है, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड हो गया। हर इंस्ट्रक्शन अलग है। कहीं पर आप डाटा रीड कर रहे हो, कहीं पर आप डाटा प्रिंट कर रहे हो, कहीं पर आप डाटा पे कैलकुलेशंस कर रहे हो, कहीं पर आप कंडीशनल चेकिंग कर रहे हो। तो हर इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से अलग है। तो जब इंस्ट्रक्शंस अलग हैं, तो मैंने अगर एक यूनिफाइड फॉर्मेट नहीं फॉलो करा, तो मेरा मशीन ढूंढता ही रहेगा कि इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, इस इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन क्या है। अगर पहले वाले का मिल गया तो दूसरे वाले का ढूंढेगा, दूसरे वाले का मिल गया तो तीसरे वाले का मिलेगा। हमें मशीन को उलझाना नहीं है, हमें मशीन को, प्रोसेसर को बहुत क्लियरली ये बताना है कि ये इंस्ट्रक्शन है, यहां पर आ जाओगे तो इंस्ट्रक्शन मिलेगा, यहां पर जाओगे तो उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेटा मिलेगा, यहां पर जाओगे तो उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उस डेटा पे काम करने वाला ऑपरेशन मिलेगा। जितनी क्लैरिटी प्रोसेसर के पास होगी, उतना जल्दी वो एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो उसका काम आसान करने के लिए ही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स बनाए गए हैं। ये हर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके मशीन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है। एसपीओ का प्रोसेसर है, जैसे मैंने बोला, जीआरओ का प्रोसेसर है, या फिर स्टैक का प्रोसेसर है। जो भी आपका प्रोसेसर होगा, हर प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जरूर फॉलो करेगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगी इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस और टास्क इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रक्शन। इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम तो पूरा होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है प्रोग्राम। उसमें से अगर मैंने एक इंस्ट्रक्शन अलग कर दिया और वो प्रोसेसर को भेज दिया फॉर एग्जीक्यूशन, तो उस पूरे प्रोसेस को मैं इंस्ट्रक्शन कहती हूं। एक बार वो प्रोसेसर में आ गया तो वो प्रोसेस में चला जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। आई कॉल इट एज अ प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज इट्स अ टास्क अंडर एग्जीक्यूशन, इट्स एन इंस्ट्रक्शन अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोसेसर से पहले वो सब इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसर के अंदर वो चीज प्रोसेस बन गई। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है उनके बीच। तो दैट इज हाउ वी स्पेल प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस एंड टास्क। जितना जल्दी वो प्रोसेस करके बाहर आ जाता है, उतना ही अच्छा प्रोसेसर का स्पीड होता है। वो कब जल्दी प्रोसेस कर पाएगा? जब उसके पास चीजों की क्लैरिटी होगी। चीजों की क्लैरिटी कब होगी? जब उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्लियर होंगे। तो इसीलिए हर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के अपने फॉर्मेट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो देखिए, यहां बोर्ड पर मैंने एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखा है। मैं आपको बता दूं कि ये एसपीओ का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। एसपीओ का मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो, कितने भी इंस्ट्रक्शंस हो, इसी फॉर्मेट में फिट होंगे। मतलब पहले 12 बिट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताएंगे हमेशा कि ये कहां पे सेव्ड है मेमोरी में। उसके बाद के जो 3 बिट है वो ऑपरेशन कोड बताएंगे, जिसको हम कहते हैं ओपी कोड। मतलब यहां पर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसफर करना है, डिवाइड करना है, क्या ऑपरेशन करना है उस इंस्ट्रक्शन के डेटा पे, वो ये 3 बिट बताएंगे। और जो आखिर का बिट है वो बताएगा कि या इसको डेटा जो है कैसे मिलेगा। मतलब इसको हम कहते हैं एड्रेसिंग बिट, विच इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट आई। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से मिलेगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से मिलेगा, इंप्लाइड मोड से मिलेगा, रिलेटिव मोड से मिलेगा। कहने का मतलब डायरेक्ट हम क्या सोचते हैं, ये इंस्ट्रक्शन होगा, इस एड्रेस पे जाऊंगी तो ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ये इंस्ट्रक्शन पे जाऊंगी तो इसको ये डेटा चाहिए। पर वो डेटा मिलेगा कैसे? क्या वो डेटा डायरेक्टली मिलता है? हर बार जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं। मेरे पास 9 तरह के एड्रेसिंग मोड है जो डेटा को अलग अलग तरीके से देते हैं प्रोसेसर को।
तो वो कौन सा मोड है वो अल्फाबेट आई बताएगा। तो अगर आपका प्रोसेसर स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो उसके बाद 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जरूर होगा। ये कहां पे होता है? ये मेमोरी के अंदर होता है, क्योंकि आपके सारे इंस्ट्रक्शंस कहां पे सेव हो रहे हैं? मेमोरी के अंदर। प्रोसेसर में तो ये लाए जाते हैं। मैं कह रही हूं कि यहां पर मेमोरी मॉड्यूल में 16 बिट के आपके स्लैब्स बने होंगे और हर 16 बिट का स्लैब इसी फॉर्मेट को दर्शाता है। अगर आपका मशीन एसपीओ का प्रोसेसर वाला है तो ये 16 बिट में 12 बिट तो मैंने एड्रेस कर दिए, 3 बिट का मैंने ओपी कोड कर दिया और 1 बिट की मैंने एड्रेसिंग लगा दी। तो बहुत ही क्लियरली मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ एसपीओ प्रोसेसर। देखिए आसान है ना, अगर मशीन प्रोसेसर यहां से इंस्ट्रक्शन उठा रहा है तो उसको पता है कि ये 12 बिट एड्रेस के हैं, ये 3 बिट ओपी कोड के हैं और ये एड्रेसिंग के, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए है। तो मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल हो गई। मैं सिर्फ उसको उठाऊंगी, प्रोसेसर में लाऊंगी, कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल दे दूंगी और फिर कंट्रोल यूनिट अब डिसाइड करेगा कि मुझे आगे क्या चीजें करनी है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस। ये 16 बिट का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपने यहां पर देखा है ये सिर्फ एसपीओ का है। जीआरओ का अलग होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन एसपीओ का 16 बिट क्या है? फर्स्ट 12 बिट एड्रेस है ऑफ द इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट 3 बिट्स ओपी कोड है और लास्ट का बिट आपका एड्रेसिंग है। ये एसपीओ में ज्यादातर हम एलॉबरेटली इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि एसपीओ में हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है। याद रखिए इस पॉइंट को, ये हार्ड वायर्ड है। हार्ड वायर्ड में हर चीज डिटेल में चाहिए मुझे। एड्रेस कहाँ है, ओपी कोड कहाँ है, एड्रेसिंग बिट कहाँ है, जहां से मुझे डाटा मिलेगा। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सबसे पहले हम एसपीओ का पढ़ते हैं। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम, process, task and instruction. I hope you people have understood the importance of control unit, what's its role, where it is placed inside the processor, what are we learning in this particular unit. This unit is extremely crucial unit because it determines the basic important submodule of the processor. See, ALU comes later in the picture. ALU comes when everything is laid down. You just have to present it to ALU, ALU will perform and come out. But who is the unit which is decoding everything for me? That is control unit. That is why this unit is very big and it is also complex. And majority of the time what I have seen out of my experiences, students get confused in control unit only. So please follow all my video lectures. आराम से सुनिए, हर टॉपिक ध्यान से सुनिए। मैं एक एक टॉपिक आपको कराऊंगी। सबसे पहले तो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगला वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ मैं। प्लीज सुनिए उस वीडियो लेक्चर को, इसको सीक्वेंस में सुनिए और वो इसी सीक्वेंस में सुनिए तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो जुड़े रहिए मेरे साथ कंट्रोल यूनिट के सक्सेसिव टॉपिक्स के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।